सभी को नमस्कार। आज के इस सेशन में हम जैसा कि लगातार पिछले काफ़ी दिनों से जब से सेकंड ग्रेड 2022 का रिज़ल्ट आया है, उस टाइम से हम लगातार एक प्रेरक मुलाकात का जो हमने सिलसिला जारी किया था, सिलसिला जो शुरू हुआ था वो अब तक जारी है। उसी श्रृंखला में आज हम ममता कासनिया, जिन्होंने विगत भर्ती परीक्षा सेकंड ग्रेड साइंस के अंदर 2022 में 165वीं रैंक हासिल की है और उनकी जो संपूर्ण रणनीति रही है, किस प्रकार से उन्होंने अपनी जो तैयारी की है उसमें संपूर्ण रणनीति हम उस पर चर्चा करेंगे। पुस्तक सूची है या कोचिंग वगैरह है या टेस्ट है, किस टाइप से उन्होंने अपनी जो सारी 1 साल की जो उनकी रणनीति है उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ आज है ममता कासनिया, जिन्होंने विगत भर्ती परीक्षा 2022 के अंदर 165वीं रैंक हासिल किया। सबसे पहले ममता कासनिया का एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के ऑनलाइन स्टूडियो में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू सर। आगे हम इनसे शुरुआत कर रहे हैं कि कुछ प्रश्नों के माध्यम से इनकी जो तैयारी है उसको हम लेंगे। एक-एक प्रश्न आपसे हम इनसे करेंगे, वो उन प्रश्नों से लगभग वो सवाल हमारे क्लियर हो जाते हैं जो हमें आवश्यक है और हमें उन प्रश्नों की मतलब जो भी सेकंड ग्रेड साइंस की तैयारी में जितने जो एविडेंस हमें चाहिए वो सारे उन प्रश्नों के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक प्रश्न से शुरुआत करेंगे कि इनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो किस प्रकार रही। तो ममता कासनिया। हेलो, सबसे पहले तो आप सबको नमस्ते। मेरा नाम ममता है और पापा का नाम बलराम है। मैं नॉर्मल किसान परिवार से हूँ। पापा चाचा सब खेती करते हैं। जैसा इन्होंने परिचय में बताया, इनका नाम ममता कासनिया और ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और उन्होंने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमें बताया और जैसा बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि किसान परिवार से है। आगे हम नेक्स्ट सवाल इनसे लेंगे कि इनकी जो तैयारी है वो उसकी उससे पहले हम पूछेंगे कि बीएड इनकी जो किस वर्ष हुई है, बीएड कब हुई है आपकी? मेरी बीएड अक्टूबर 22 में हुई है अभी, और दिसंबर 22 में ही हमारा एग्जाम था सेकंड ग्रेड का। इनका जिस साल बीएड हुई है उसी साल इनका एग्ज़ाम था और कंप्लीट होने के साथ साथ इनका चयन हुआ है। तो अब हम मुख्य सवाल पर शुरुआत करने जा रहे हैं कि इनका क्या जो इनकी तैयारी की रणनीति रही उसमें क्या इन्होंने किस तरीके से तैयारी स्टार्ट की। उसमें सबसे पहले हम पूछेंगे कि वास्तव में इन्होंने तैयारी है जो सेकंड ग्रेड की कब पहली बार सोचा या कब इन्होंने अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट की? देखिए, सोचा तो जब 8वीं में पढ़ती थी तब साइंस के टीचर थे सेकंड ग्रेड के, उनको देखकर सोचा था भी इनके जैसा ही बनना है। और उनके जैसा ही बनने के बाद में उनको बताया कि जैसे आप साइंस के टीचर थे वैसे मैं बन गई हूँ। और तैयारी शुरू की सबसे पहले जैसे दिसंबर में 21 दिसंबर ऐसे शुरू की थी और 1 साल लगा पूरा तैयारी को, और 1 साल के बाद में एग्जाम दिया। जैसा इन्होंने बताया कि उन्होंने तैयारी के बारे में जब ये 8वीं क्लास में थे उस टाइम इन्होंने सोचा तो, और इन्होंने लगभग जैसा हम बताते हैं हर बार कि सेकंड ग्रेड के लिए हमें लगभग साल भर का समय हमें आवश्यक होता है, चाहिए एक साल का समय जैसा इन्होंने बताया है और लगभग इतना बड़ा सिलेबस है उसको करने में हमें 1 साल लग जाता है। तो अब हम मुख्य बातों पर आएंगे कि इनकी जो सबसे पहले हम पुस्तक सूची पर चर्चा करेंगे कि इनकी जो पुस्तक सूची रही वो किस तरीके से रही। जैसे बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब पर हम विस्तार से इनसे पूछेंगे कि इन्होंने बायो में क्या पढ़ा, केमिस्ट्री में किस टाइप से पढ़ा और फिजिक्स में किस टाइप से पढ़ा। ममता। सूची के लिए आरबीएससी की बुक पढ़ी है मैंने। वैसे तो ऑनलाइन कोर्स लिया था, उसके नोट्स ही पढ़े हैं, लेकिन नोट्स के अलावा भी जैसे आरबीएससी की बुक है उसमें से पढ़ा। अगर बुक में ऐसी कुछ चीज़ है जो हमारे नोट्स में नहीं है तो नोट्स में ऐड करके बार बार उन नोट्स का रिवीजन किया, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के लिए। और फिजिक्स के लिए जैसे न्यूमेरिकल वगैरह थोड़े बहुत निकाले थे। इन्होंने बताया कि ऑनलाइन कोर्स लिया है, उसके साथ साथ इन्होंने पुस्तक सूची के रूप में राजस्थान बोर्ड की बुक्स पढ़ी है और राजस्थान बोर्ड की बुक्स भी इन्होंने सही बताया है कि आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसा हम भी बार बार आपको बताते हैं कि आप अलग अलग चीज़ें ना पढ़ें। जैसे इन्होंने नोट्स पढ़ लिए कोचिंग के, उसके साथ जो चीज़ें अलग हैं, इनको लग रहा है कि ये चीज़ हमारे लिए अलग है, उसको इन्होंने क्या किया है, पुस्तक से पढ़ा है। उन पुस्तकों से वहाँ टिक आउट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं या आप
नोट डाउन कर सकते हैं, वहाँ भी ये चीज़ हमारी पुस्तक में अलग है और ये नोट्स में हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इस टाइप से आप इकट्ठा मैटर रखें एक जगह, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो। तो आपने बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में बताया कि उत्कर्ष का कोर्स शायद आपने लिया है। उत्कर्ष से इन्होंने ऑनलाइन कोर्स पढ़ा है, उसके बाद नोट्स बनाए हैं, उसके बाद इन्होंने आरबीएससी की बुक्स पढ़ी है। इसके बाद अभी जैसे सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कोई भी विद्यार्थी यदि इस वीडियो को देख रहा है और उनको लगभग, क्योंकि हमारी तुलना में जो व्यक्ति अभी चयनित हुआ है उनसे हमें बहुत से एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में है नहीं। तो आप एक भी वीडियो हमारा जाता है तो बहुत से विद्यार्थी इससे लाभान्वित होते हैं और देख पाते हैं कि वास्तव में हमें किस टाइप से तैयारी करनी चाहिए। तो हम आज ममता से जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं और बेसिक से ही इन्होंने तैयारी स्टार्ट की है। जैसा हमारी बात हुई इनसे, तो इनकी जो 11वीं 12वीं क्लास है वो बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल से हुई है और उस ज़माने से हुई है कि जहां आपको भी पता है कि आजकल जैसे गवर्नमेंट स्कूल में साइंस का रुतबा बहुत कम है और यदि आती भी है तो वहाँ टीचर नहीं होते हैं। तो इन्होंने 11वीं 12वीं में बिल्कुल बिना टीचर, मुख्य रूप से 11वीं में, 12वीं में भी लगभग बिना टीचर पढ़ाई, मतलब सेल्फ स्टडी की है। और उसके बाद इन्होंने कोर्स के द्वारा 1 साल के अंदर, बहुत बड़ी बात है कि आप 11वीं 12वीं का आपका बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो हो और उसके साथ आप बीएससी करके और तुरंत उसी साल आप यदि सेकंड ग्रेड बन जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि इन्होंने मेहनत की है। आप 1 साल इन्होंने जो दिया है वो पूर्ण रूप से सेकंड ग्रेड को दिया। तो आगे हम इनसे पूछेंगे कि इसमें बायो आपने पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, राजस्थान बोर्ड का आपने बता दिया, इसके साथ साथ आप फिजिक्स पर भी बताएं कि आपने फिजिक्स में कितनी मेहनत की और बच्चों को किन बच्चों को किस तरीके से फिजिक्स पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए या छोड़नी चाहिए, स्किप करनी चाहिए, क्या आपके अनुसार क्या करना चाहिए बच्चों को फिजिक्स से रिलेटेड? देखिए, फिजिक्स के लिए तो मैंने ज़्यादा, जैसे बायो केमिस्ट्री इनके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फिजिक्स को दिया था, जैसे तीनों सब्जेक्ट में अपने देखे तो। लेकिन उसने साथ नहीं दिया पेपर में। ज़्यादा टाइम दिया लेकिन वहाँ पे ज़्यादा खराब होता है टाइम। पहले अपनी कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे पेपर में जाने के बाद में वहाँ पे प्रश्न होते हैं बड़े बड़े, अपने लेवल के नहीं होते। और करने का भी ऐसे है कि आप उनको शुरू कर लो ना करने का, तो टाइम खराब भी ज़्यादा होगा और नेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है उनकी, गलत भी ज़्यादा होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप स्किप करो उनको, फिजिक्स को। और अब तो 40% वाला सिस्टम भी नहीं है, तो इसीलिए आप चाहो तो उसको छोड़ सकते हो। बायो केमिस्ट्री, टीचिंग मेथड, बाकी सब पढ़ के अच्छे नंबर बन जाते हैं। पहले ही आपका टाइम खराब करती है, पेपर में वो टाइम खराब करती है। जैसा इन्होंने बताया इनकी खुद की पृष्ठभूमि के हिसाब से कि लगभग ऐसा इनके लिए नहीं है, ये सबके लिए सही भी है, क्योंकि जब तक मैंने जैसा अनुभव किया है पिछले 3-4 साल में, वो यही है कि फिजिक्स की जो पृष्ठभूमि है, बहुत से कम विद्यार्थी ऐसे हैं जो वास्तव में फिजिक्स की ओर फिजिक्स को पढ़ते हैं। कारण है कि उन्होंने या तो नीट वगैरह की तैयारी कर रखी हो या जिनका शुरू से ही बैकग्राउंड जो है वो वीक ना रहा हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो उन लोगों के लिए फिजिक्स ठीक है। बिल्कुल आप बेसिक आपका बिल्कुल जीरो है और आप ये सोच रहे हैं कि हम पहले फिजिक्स करें, तो इनका कहना है और मेरा कहना भी यही है कि आप पहले कोई भी 2 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लो, उसके बाद तीसरा प्रेफरेंस आपको किसको देना है, फिजिक्स को देना है 3 नंबर पर। पहले आप 2 बायो केमिस्ट्री को अच्छे से तैयार कर लो और जिन विद्यार्थियों की फिजिक्स अच्छी है, उन्हें विश्वास है कि मैं बहुत अच्छे न्यूमेरिकल कर सकता हूँ या मैंने नीट की तैयारी कर रखी है या बैकग्राउंड उनका ठीक है, तो उनको फिजिक्स साथ में लेकर चलनी है। बाकी आप पहले 2 सब्जेक्ट तैयार करो, 3 नंबर पर आपको फिजिक्स तैयार करनी चाहिए। इसके अलावा हम बहुत बार देखते हैं कि जो इसके ऑब्जेक्टिव मेथड है, इसमें हम किस प्रकार से कारगर है कि वास्तव में हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालने चाहिए क्या, भाई ऑब्जेक्टिव का क्या रोल है इसके अंदर। हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद कई बार हमारा टॉपिक क्लियर नहीं होता है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव का क्या रोल रहता है, इस पर भी हम थोड़ी सी ममता से जानकारी जुटाएंगे कि वास्तव में ऑब्जेक्टिव का क्या रोल है। ममता। ये ऑब्जेक्टिव का बहुत रोल है। मेरे टाइम में ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्ट का कोई नहीं था मेरे पास, कुछ किसी का गाइड वगैरह, किसी की टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं थी। अगर होता तो उसका फायदा होता। अभी सर की बुक आ रही है ऑब्जेक्टिव के लिए, वो आप ले सकते हैं आपकी इच्छा हो तो। लेकिन उसका बहुत होता है कि हमें पता लग जाता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अगर पढ़ते जाओ आपको पता ही नहीं चल रहा कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आप उनको हैंडल करते हो। कई बार उत्तर में उत्तर ही छुपा होता है क्वेश्चन का, सब कुछ अपने आप में रिलेटेड होता है। लेकिन अब आप करते हो क्वेश्चन, बार बार देखते हो, तो बार बार रिवीजन भी होता है। वो डेली के 20-25 क्वेश्चन आप निकाला करो।
उन्होंने ऑब्जेक्टिव के लिए सही भी है कि अभी तक कोई ज़्यादा मैटर बाज़ार में है नहीं और ऑथेंटिक भी नहीं है। इसके अलावा जो पुराने पेपर हैं उनमें भी हमें परेशानी होती है कि डाउनलोड करें साइट से, उसके बाद उनके उत्तर मिलान करें, फिर उनकी व्याख्या देखें, तो बहुत सी समस्याएँ हैं। तो इन समस्याओं के निस्तारण के लिए हम लगातार पिछले 4-5 महीने से प्रयासरत हैं और आने वाले 1 डेढ़ महीने में मार्केट में हमारी जो पुस्तक है वो ज़रूर आएगी और बायो पर काम चल रहा है, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स। तो ये सभी पुस्तकें धीरे-धीरे आएगी, लेकिन जब तक आपके पास नहीं है, तो आप ऐसे ही ऐसा नहीं है कि पुस्तक है ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप पुराने पेपर देख सकते हैं, साइट से डाउनलोड करके उनके निशान लगाएँ उत्तर के, उनको देख सकते हैं, तो वो ज़्यादा आपके लिए ऑथेंटिक रहेंगे। क्योंकि मार्केट में बुक एक आधी यदि है भी तो वो मात्रा उनमें मिस्टेक बहुत ज़्यादा है। तो आप गलत पढ़ने की तुलना में आप जैसे मैंने आपको पहले एलन की सीट्स के बारे में बता रखा, उनके जो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव जब हम पढ़ते हैं तो उनसे हमें टॉपिक क्लियर हो जाता है और एक हमारा रूटीन बन जाता है कि वास्तव में हमने जैसे बायो का कोई टॉपिक पढ़ा है, बायो मॉलिक्यूल पढ़ लिया, उसके हमने प्रश्न हल कर लिए, तो हमें वो टॉपिक पूरा क्लियर हो जाता है कि हाँ हमारा ये सही है यार, हमें इतना कुछ आ रहा है। कई बार हम थ्योरी पढ़ पढ़ के बहुत ज़्यादा थ्योरी भी पढ़ लेते हैं तो हमें समझ में नहीं आता भी वास्तव में हमने कितना पढ़ा है और कितना पढ़ना चाहिए एग्जाम के रिलेटेड। तो ये इसका फ़ायदा रहता है। इसके अलावा नोट्स का वास्तव में कोई योगदान है क्या? हमें जहाँ तक मेरा मानना है कि नोट्स बनाने चाहिए, मैं तो इस बात पर बहुत विश्वास करता हूँ। लेकिन आपके आइडिया से मतलब नोट्स का क्या योगदान है सेकंड ग्रेड साइंस के अंदर? नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? क्यों बनाने चाहिए? दूसरे का वैसे आपको समझ में भी नहीं आएगा और उतना याद नहीं होता। अगर आप कोई कोचिंग करें ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी है, तो उसके नोट्स बनाइए और उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। मैंने जो कोचिंग की थी उसके नोट्स ही बार बार रिवाइज किए थे, उसी से आरबीएससी बुक का वो थोड़ा बहुत बच जाता है, उसमें ऐड करके बार बार सिर्फ नोट्स, और कुछ जरूरत नहीं है। थोड़ा मैटर हो लेकिन बार बार पढ़ो उसको। इनका कहने का मतलब है कि आप नोट्स बनाएं और बार-बार उन चीज़ों को पढ़ें, नई पुस्तक बार-बार आप ना लें और नोट्स को एक जगह रखें। जैसे आपने आरबीएससी की बुक वाला जो मैटर उसको भी आप नोट्स में ऐड कर लें, ताकि आप बार-बार उन चीज़ों को पढ़ेंगे। एक चीज़ आपको हो सकता है 1 बार में नहीं, 2 बार में, 3 बार में याद होगी वो, लेकिन जब हर बार आप अलग-अलग पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें आपको समस्याएँ आती हैं। तो आपको एक ही चीज़ को पढ़ना है और उसको आपको बार-बार अध्ययन करना है। एक अभी जैसे ग्रेड सेकंड साइंस के अंदर संस्कृत शिक्षा विभाग में वैकेंसी आई हुई है, आपको ध्यान होगा। उसमें बहुत से विद्यार्थियों की ये सोच है, बहुत से नहीं ज़्यादातर की है कि पोस्टें बहुत कम है, हमारा पता नहीं होगा, नहीं होगा। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा आपने अभी 1 साल तैयारी की है और 1 साल के अंदर आपने 11वीं, 12वीं, बीएससी सारा कुछ पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, ज़ीरो से, और आप 1 साल में अच्छी रैंक से सिलेक्ट हुए हैं। तो उन विद्यार्थियों को कोई ऐसी 2 बात आप बताएँ कि मोटिवेशन मिले कि वास्तव में हमें इन कम वैकेंसी में, जैसे 47 पोस्ट है, तो इसमें हमारा चयन हो सकता है। ममता। देखिए, हमें सिर्फ एक ही सीट चाहिए होती है। सीट कितनी देर की है, विज्ञप्ति में कितनी है, इसका कोई नहीं। अगर आप मन लगा के कंटिन्यू लगातार पढ़ाई करते हैं तो आपका हो जाता है। जैसे दैनिक क्रियाएं जो अपनी होती है उसके अलावा आप रेगुलर पढ़ो, जितना 18 घंटे लगभग, मैंने 17-18 घंटे लगभग लास्ट में पढ़ा है, उसके पहले 12-13 घंटे इतने पढ़ती थी। अगर आपका बेस क्लियर है पीछे से तो 9-10 घंटे भी काफ़ी होते हैं, लेकिन मेरा बेस नहीं था, ये एक कमजोरी थी जिसको आगे अच्छा करने के लिए मैंने घंटे मतलब बढ़ा दिए थे, लास्ट में जाके तो 17-18 घंटे। जैसा इन्होंने बहुत सही बताया है कि 2 तरह के लोग हैं तैयारी करने वाले में। एक तो जो बेस क्लियर का मतलब है कि जिनकी 11वीं, 12वीं बीएससी अच्छे मार्क्स से हुई है और अच्छा तरीके से उन्होंने पढ़ रखा है। एक जिन्होंने नॉर्मल पढ़ा है 11वीं, 12वीं में या बीएससी में और अब जाके वो तैयारी स्टार्ट करते, तो उनके लिए साल भर का समय वास्तव में सही है। 12 से 15 महीने का जो समय है वो ज़रूरी है। और जो विद्यार्थी पहले से जुड़े हुए हैं, नॉर्मल अच्छा जिनका वयस है, अच्छा पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए 8 से 7-8 महीने पर्याप्त हैं। और आप 8 से 10 घंटे भी पढ़ते हैं तो उनके लिए पर्याप्त है। लेकिन समय हालांकि घंटों से अपने नहीं करना है, लेकिन आपको ये होना चाहिए कि याद होना चाहिए, और याद करना है दिन में पढ़ो, रात में, कैसे भी पढ़ो, हमें टॉपिक तैयार करने हैं, याद करना है, सिलेबस को कवर करना है। इसके अलावा हम नेक्स्ट सवाल इनसे पूछेंगे कि फर्स्ट पेपर पे भी थोड़ी सी चर्चा यदि हम करें कि फर्स्ट पेपर में किस टाइप से, दोनों में से फर्स्ट पेपर को ज़्यादा पढ़ा जाए। जैसे साइंस के विद्यार्थी हैं, पिछले में काफ़ी प्रभावित पेपर ने भी किया है, पेपर का जो लेवल है वो भी अच्छा रहा है, तो उसमें फर्स्ट पेपर का भी मेरे आइडिया से अच्छा योगदान रहा है। जिनके फर्स्ट पेपर में अच्छे नंबर हैं उनकी रैंक में भी काफ़ी सुधार हुआ है। तो फर्स्ट पेपर से संबंधित आपकी क्या राय है ममता? फर्स्ट पेपर मैंने यूट्यूब से किया लगभग, जीके का तो
यूट्यूब से जिस भी टीचर का जैसे जियोग्राफी समझ में आ रही है तो उसके जियोग्राफी के नोट्स बना लिए, उनका रिवीजन बार बार। और लास्ट में जाके वन लाइनर पढ़ना आपके लिए सही रहता है, वन लाइनर और नोट्स। और साइको की सिर्फ मैंने साइको पहले देखी हुई नहीं थी, बिल्कुल भी कुछ नहीं था भी क्या है ये। तो साइको की मैंने सिर्फ 2 महीने कोचिंग की और वो कोचिंग वाले नोट्स रिवाइज किए बस। और पुराने पेपर और ओल्ड जो होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, बुक आती है ऑब्जेक्टिव की, उनमें से पढ़ा है बस। जैसे रीड के लिए भी ऑब्जेक्टिव की आती है ना बुक, उसके लिए भी उसमें से पढ़ा है। जैसा इन्होंने बताया कि फर्स्ट पेपर में इन्होंने इस टाइप से पढ़ा है, केवल यूट्यूब से ही अलग अलग टीचर से जैसे इन्होंने क्लासें लगाई है टॉपिक वाइज, और उनको नोट्स बनाए और उनको पढ़ाए, एक बुक पढ़ी। तो जीके में भी इनके अच्छे मार्क्स है, 62-63% सही है। तो आप इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है, क्योंकि आपको टोटल मार्क्स आपके जैसे इनके 275 नंबर है और अपने सिलेक्शन 230, 40, 50 पे हो रहा है। तो बड़ा कोई क्राइटेरिया है नहीं, 50% मार्क्स इस परीक्षा में हासिल करना कोई असंभव नहीं है। आप किसी भी रणनीति के तहत, लेकिन आपको इसके लिए रणनीति बहुत जरूरी है। आप आड़ू तरीके से पढ़ के नंबर प्राप्त नहीं कर सकते। आप चाहे कैसे भी नंबर लेके आने, चाहे आप फर्स्ट पेपर में 70 ले आए, आप बायो केमिस्ट्री को करके 70% सही कर सकते हैं, आप बायो टीचिंग मेथड केमिस्ट्री को करके 70 सही कर सकते हैं, आप फिजिक्स छोड़ सकते हैं, आप फिजिक्स कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप फिजिक्स, जैसे इन्होंने फिजिक्स बहुत पढ़ी लेकिन परिणाम उसके विपरीत हुए क्या, टाइम खराब हुआ। उसके साथ साथ बायो और केमिस्ट्री के प्रश्नों की संख्या में भी घटे बढ़ने की तुलना में। इसके अलावा वहाँ प्रश्न सही हुए 1-2, वो भी नेगेटिव हो गए। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। एक और सवाल है कि सेकंड ग्रेड में सबसे आवश्यक चीज आपके अनुसार क्या हो सकते हैं, मतलब मैनेजमेंट, हम जब भी सिलेबस पढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इस तरीके से करने से हम सिलेक्शन पा सकते हैं। जैसे ऐसी कोई प्रभावी रणनीति आपकी रही हो जिससे आपको लगा हो भी आपने एक साल में, जैसे कोई नया विद्यार्थी है, मैं भी सोचूं भी एक साल में कोई व्यक्ति कैसे सेकंड ग्रेड बन सकता है। ऐसा कई बार लगता है। कब लगता है? जब हमें ऐसा हो कि जिस व्यक्ति ने 11वीं 12वीं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट की हो, मतलब हमें लगता है, ऐसा आपको भी लगता होगा, और हमें जब बढ़ने के बाद नहीं लगती ये चीजें, पहले लगता है वास्तव में हम क्या बन सकते हैं क्या। तो उस ऐसी कोई विशेष रणनीति आपकी या बच्चों को आप बताना चाहें कि हाँ आप इस तरीके से रेगुलरिटी हो या कोई भी अन्य चीज जो बच्चों को जिसका लाभ मिले। ममता। ज्यादा जरूरी तो रेगुलरिटी है। जैसे मतलब मन में अगर हमारे होता है, दिल में अगर चीज होती है रियलिटी में, तो हमारे जो आसपास की जो इन्वायरमेंट होता है वो भी हमारा साथ देता है। अगर दिल से हम कुछ चीज चाहे तो ठीक है, तो उसके लिए इन्वायरमेंट आपको बनाना पड़ता है। जैसे किसी की कभी शादी आ गई, किसी की ये आ गया, तो आपको वो सब स्किप करना पड़ता है। सिर्फ जो आपका, आप जहाँ पर इस काम के लिए हो ना, अगर बाहर पढ़ते हो तो आपके माँ बाप ने आपको क्या करने के लिए भेजा है, सिर्फ वो ध्यान रखना है। किसी की दोस्त की पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, सबको छोड़ना है एक बार के लिए। ये लगने के बाद में सब कुछ ये चलता रहेगा हमेशा। ठीक है, रेगुलरिटी रखनी है। और जैसे कि जरूरी क्रियाएं हैं वो करने के अलावा सिर्फ आपको मन में वही रखना है कि मुझे पढ़ना है। और अगला त्यौहार आएगा तो मेरे सिलेक्शन हो चुका होगा। पिछली होली आई थी तब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तब तक, लेकिन उम्मीद थी कि हो जाएगा, रिजल्ट नहीं आया था तब तक। तब होली फिक्की थी। इस बार है, पिछली बार सोचा था कि अगली होली आएगी, तब तक ज्वाइनिंग भी हो चुकी होगी, और वो आज हो चुका है। बिल्कुल, ये त्यौहार, ये जो सारे प्रोग्राम है, ये हमारे दैनिक जीवन में चलते रहते हैं। हमारे लिए वो त्यौहार जरूरी है, वो प्रोग्राम जरूरी है। जब हम उस परीक्षा को पास कर चुके होते हैं, हम सफल हो चुके होते हैं, तो वो हमारे त्यौहार काम में आते हैं। यदि हम, वो सही कहा इन्होंने, फीके रहते हैं वो त्यौहार, वो प्रोग्राम, जब हम उनमें सक्सेस नहीं होते हैं। हम किसी साथी के साथ बैठते हैं या बहन भाई जो भी आपके साथी हैं, तो हमें ऐसा लगता है कई बार कि ये तो लगा हुआ है, और हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं उस समय। तो ये चीज़ें जब भी क्लियर होती है जब आप पढ़ लिख कर सेकेंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, आप परीक्षा को पास कर जाते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए नॉर्मल हो जाती है। तो इन्होंने जैसा बताया कि आपके लिए सब त्यौहार, सब सब चीज़ें क्या है, फीकी हैं। तो आपको जब तक कोई भी त्यौहार नहीं बनाना है जब तक हम सेकंड ग्रेड ना बन जाए। इनका कहने का मतलब, या मेरा कहने का मतलब यही है कि आने वाली दीपावली या आने वाली जो होली, अभी होली गई है, आने वाली होली पे हम ऐसा सोच सकते हैं कि आने वाली जो होली होगी उसमें हम भी सेकंड ग्रेड बने होंगे। तो आप जरूर बन सकते हैं। जब एक ऐसा व्यक्ति, महिला
महिला होकर मतलब लड़की होकर घर में रहकर उन्होंने तैयारी की है। कोई खास जगह, कोई सूरतगढ़ या ऐसा कोई बाहर आके तैयारी नहीं की, केवल सेल्फ स्टडी घर पे। एक तरह से उसको ऑनलाइन को सेल्फ स्टडी हम कह सकते हैं कि आप घर पे रहकर ऐसे वातावरण में नॉर्मल फैमिली से होकर आप सेकंड ग्रेड के अंदर अच्छी रैंक हासिल कर सकते हो। तो आपके लिए तो बहुत सी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। आप बाहर भी रह रहे हैं, बाहर ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन कर रहा है, कोई अच्छी फैसिलिटीज आपको मिली हुई है, तो आप उनका फ़ायदा उठाएं। और ये ना सोचें कि हमारा नहीं होगा। आपको सही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नियमितता। आपको रेगुलर रहना है, चाहे वैकेंसी कभी भी आए, वैकेंसी दिसंबर में एग्ज़ाम हो, जनवरी में हो, लेकिन आपको उस टारगेट को बनाकर रखना है और एक टाइम टेबल के अनुसार आपको तैयारी है जो जारी रखनी है। इसी कड़ी के अंदर हमने आज इनसे जो चर्चाएं की है, उसके अंदर हमने सबसे पहले इनसे पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछा। उसके बाद हमने इनसे पूछा कि इनकी बीएड कब हुई, इन्होंने बताया 2022 में। उसके बाद हमने इनसे पुस्तक सूची के बारे में पूछा, तो इन्होंने पुस्तक सूची से संबंधित केवल एक ही बात कही कि दो राजस्थान बोर्ड की बुक और मेरे नोट्स। इसके अलावा कुछ एक बात मैं और पूछ लेता हूँ, याद आई है कि बीएससी वाला जो पार्ट है, कई बार हालांकि मैं तो यही कहता हूं कि आप पहले 11वीं 12वीं को तैयार करो, बीएससी वाला अलग से कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी इनसे पूछ लेते हैं कि इन्होंने वास्तव में कोई बीएससी का पार्ट के लिए अलग कुछ पढ़ा था क्या, ममता? अलग से कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ नोट्स पढ़े थे मेरे। जैसे 12th 11th का होता है उसके लिए तो बुक साथ में कर ही लिया, और जो ग्रेजुएशन का पार्ट है उसके लिए मैंने अलग से कुछ नहीं पढ़ा, नोट्स में तो जो था वही पढ़ा है बस। तो मेरे आइडिया से है कि 11वीं 12वीं के सिलेबस में से लगभग प्रश्न आ जाते हैं, बीएससी में अलग, क्योंकि राजस्थान बोर्ड की बुक अच्छी बड़ी बुक है, उसमें से लगभग टॉपिक दे रखे हैं। कुछ एक टॉपिक हैं जो केवल बीएससी में है, वो अलग हैं, बाकी ऐसे ज़्यादा टॉपिक नहीं है, कोई 2-4 टॉपिक हो सकते हैं। तो उनको आप यदि नहीं भी पढ़ते हैं तो भी हमारा काम 11वीं 12वीं की पुस्तक से चलता है। और केमिस्ट्री तो बिल्कुल बेसिक रूप से ही आती है, और केमिस्ट्री 11वीं 12वीं की पुस्तक से बाहर कभी नहीं गई है। तो आपको पुराने पेपर देखने हैं, 11वीं 12वीं की पुस्तक पढ़नी है। आप कोचिंग यदि नए हैं तो आप एक बार कोचिंग ले सकते हैं, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपको अच्छा लगे। उसके साथ आपको रेगुलरिटी, नियमितता रखनी है, पोस्टों की संख्या पर ध्यान हमें नहीं देना है। तो इस टाइप की इनकी जो पूरी रणनीति रही है। इसके अलावा टीचिंग मेथड के लिए आपने कोई विशेष चीज़ पढ़ी हो तो टीचिंग मेथड में, जैसे मैंने एस मंगल की बुक बता रखी है, या आप बीएड की जो बुक चल रही थी वो आप पढ़ सकते हैं। आपने किस टाइप से टीचिंग मेथड को पूरा किया? नोट्स ही बढ़िया टीचिंग मेथड के लिए, जो कोर्स ले रखा था सब्जेक्ट का उसी में टीचिंग मेथड थे, उसके नोट्स पढ़े हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं। आपके टीचिंग मेथड में कितने % सही हुए हैं लगभग आइडिया से? आपने केवल नोट्स पढ़ के दिए? 16-17 16-17 प्रश्न आपके सही हुए हैं केवल नोट्स पढ़ने से। तो आप भी इस टाइप से, कई बार जैसे ऑफलाइन भी बच्चे हैं तो वो पूछ लेते हैं कि मैंने टीचिंग मेथड के लिए ये चीज़ बता रखी है कि आप एस मंगल सर की बुक आती है वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपने जो कोर्स ले रखा है जिस भी कोचिंग का, उनके नोट्स पढ़ सकते हैं। बीएड की जो बुक चलती है वो भी ठीक है, उससे भी आप कवर कर सकते हैं। क्योंकि टीचिंग मेथड एक ऐसा सब्जेक्ट है, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आप 100 पेज के नोट्स होंगे मुश्किल से, आपके थे ही नहीं। 70-80 पेज के आप पेज पढ़ के यदि आप 15-17 प्रश्न सही कर रहे हैं तो 50 पेज 70 पेज के अंदर शायद आपका बायो का तो 1-2 टॉपिक होते हैं, उतने में आपके 15 प्रश्न 17 प्रश्न यदि सही हो रहे हैं, 17 दूना 34 नंबर आपके बढ़ रहे हैं। तो आपको इस सब्जेक्ट को सीरियस लेके चलना है। जैसे मैंने बताया, आपको एक रणनीति के तहत हमें तैयारी करनी है। हमें ये नहीं देखना कि हमें ये चीज़ पढ़नी चाहिए, छोड़नी चाहिए, कोई मैटर नहीं करेगा। आपके लिए मैटर करेगा केवल आपका सिलेक्शन। आप सिलेक्शन किस तरीके से ले रहे हैं। आप केवल जीके पढ़ के, नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ के दे सकते हैं, आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ के, मैंने पहले बात की थी कि आपको मुख्य रूप से टोटल नंबर गेन कैसे करने हैं वो चीज़ ध्यान में रखेंगे। हमें 275 जैसे ममता के हैं तो हमें 275 नंबर कैसे हासिल करने हैं वो आपके ऊपर है। चाहे आप बायो में 40 सही कर दें, चाहे आप जीके में 80 सही कर दें, वो आपके ऊपर, आपकी एक रणनीति हो सकती है। क्योंकि अलग अलग सभी व्यक्तियों की अलग अलग अपनी रुचि होती है और अलग अलग तरीके से हम तैयारी है जो करते हैं। एक लास्ट में कि टेस्ट सीरीज का कोई योगदान रहता है क्या? टेस्ट सीरीज का क्या योगदान रह सकता है आपके अनुमान से, कि क्या फायदे इसके हो सकते हैं? तो बहुत योगदान होता है, जैसे कि आप डेली का पढ़ते हैं और बाद में उसका टेस्ट देते हैं तो आपको पता लग जाता है भी किस तरह से प्रश्न आते हैं, किस तरह से हम उनको कर पाते हैं, कितना टाइम में आप कर लेते हैं पेपर को, वो सब पता लगता है। अगर लगातार आप थ्योरी पढ़ते रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे प्रश्न आते हैं, उनको किस तरह से हैंडल करना है। और बाद में जैसे टेस्ट सीरीज के बाद में उनकी व्याख्या भी करते हैं सर, तो उसका भी बहुत फायदा होता है। हमें हमारी गलतियों का पता लगता है और गलती पता लगने के बाद में सुधरती है। जैसे आपको गलती का पता नहीं लगेगा तो सुधरेगी भी नहीं, और सुधरेगी नहीं तो वो क्वेश्चन अगर बाद में पेपर में भी आ जाए तो वो गलत होगा।
इसीलिए टेस्ट सीरीज आपको ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ भी मिल रही है साइंस की, तो आपको वो ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आपको लगता है भी ऑफलाइन में ज़्यादा टाइम खराब होता है तो आप ऑनलाइन कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में ये होता है कि आप करते नहीं हो, आज वाली कल कर लेंगे, कल वाली परसों कर लेंगे, ये नहीं करना है। कंटिन्यूटी रखनी है भी, इस टाइम को इतने बजे मुझे टेस्ट सीरीज का टेस्ट देना है बस। बिल्कुल, इससे ऑब्जेक्टिव में एक तो हमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाते हैं, दूसरा हमारा एक शेड्यूल बन जाता है कि शेड्यूल के हम हमारा नियमितता के लिए बहुत ज़रूरी है, नियमितता बन जाती है कि हाँ, हम 3 महीने के अंदर ये सिलेबस पूरा कर लेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, जैसा इन्होंने बताया कि ऑनलाइन विद्यार्थी ये बिल्कुल शिकायत है कि करते नहीं हैं, बहुत कम चांस रहता है कि वो सही टाइम पर टेस्ट दें, बाकी नहीं दे पाते हैं। ऑफलाइन में वो चीज़ें थोड़ा ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है, क्योंकि ऑफलाइन में हमें टाइमिंग मैनेजमेंट भी हमें पता चलता है, देते भी हैं। यदि कोई गलती हो, कोई पूछना हो तो हम वो चीज़ें पूछ सकते हैं। उसके बाद पेपर करने का जो तरीका है वो भी हमें पता चलता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें उससे पता चल पाती है। इसके अलावा हमने सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर पर कंप्लीट चर्चा की है। इसके अलावा कोई विशेष बात आप विद्यार्थियों को बताना चाहिए लास्ट के अंदर, कि सेकंड ग्रेड जो साइंस के विद्यार्थी हैं मुख्य रूप से उनके लिए ये वीडियो है, उनको कोई विशेष हिदायत, कोई रणनीति या कोई सटीक जानकारी 1-2 शब्दों में यदि आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। ममता। ये है कि आपके पास जितना भी मैटर है उस पर, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उस पर विश्वास रखिए। ऐसे नहीं है कि इस ये पढ़ा रहे हैं इनमें से कुछ आएगा नहीं, वो पढ़ाते हैं वो ज़्यादा कराते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, उस जो पढ़ा रहे हैं उस चीज़ पर आप विश्वास रखिए, टीचर पर विश्वास रखिए। अगर आपके पास मैटर कम भी है ना तो भी कोई बात नहीं है, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। ज़्यादा मैटर होगा तो आपका ध्यान भटकेगा कि ये पढ़ लिया वो रह गया, ऐसा नहीं है। थोड़ा मैटर हो लेकिन बार बार रिवाइज करो, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। निरंतरता, डेली पढ़ना, ऐसे नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया एक दिन नहीं पढ़ा, 2 घंटे पढ़ लिए कभी 1 घंटा पढ़ लिया, ऐसे नहीं है। रेगुलरिटी रखनी है और मैटर कम रखना है, बार बार रिवाइज करना है। बिल्कुल सही कहा, बहुत ही सही और सटीक जानकारी इन्होंने 2-3 शब्दों में आपको दी है कि आपको एक तो विश्वास रखना है, जहाँ से भी आप कोचिंग कर रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन। पहली बात तो गुरुजनों पर विश्वास बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आप जो मैटर पढ़ रहे हैं उस पर भी हमें विश्वास होना चाहिए। कभी आप एनसीईआरटी पढ़ लो, कभी आप लक्ष्य ले आओ, कभी राजस्थान बोर्ड ले आओ, ऐसा नहीं है। आपने जो चयन कर लिया वो चयनित लास्ट, उनको ही लास्ट तक पढ़ना है, नोट्स हो चाहे आपकी बुक्स हो। इसके अलावा रेगुलरिटी, नियमितता बहुत ज़रूरी है, वो रखनी है। ऐसा नहीं है आप 2 महीने पढ़ रहे हैं, 2 महीने बाद अभी तो एग्जाम नहीं है, चलो घर जाए आते हैं, आज ये त्यौहार आ गया, ये पार्टी आ गई, ये चीज़ें आ गई, इन सब चीज़ों को आपको छोड़ना है। सांसारिक जीवन बिल्कुल छोड़ देना है आपको। एक बिल्कुल मतलबी, जैसे कहते हैं ना, अंतर्मुखी व्यक्ति बन के आपको रहना है, तो ये आप इस कंपटीशन के दौर में सक्सेस हो पाएंगे। यदि आप बार बार सामाजिक ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा और आप पढ़ाई से जितने ज़्यादा दूर होते जाएंगे। तो आज बहुत सी चीज़ें ममता ने हमें बताई, और आगे भी हम मौका मिलेगा तो इनसे ज़रूर आगे प्रेरक मुलाकात करेंगे कभी आगे भी, और नेक्स्ट वीडियो में फिर अन्य एक प्रेरक मुलाकात के साथ मुलाकात करेंगे। और ममता का भी धन्यवाद, ये समय निकाल कर यहाँ पहुँची, और सूरतगढ़ के पास ही इनकी पोस्टिंग है। धन्यवाद ममता। धन्यवाद सर। ओके।